तो दोस्तों रसायन विज्ञान का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है रासायनिक परीक्षण, केमिकल टेस्ट, जिसमें हम अलग अलग केमिकल को कैसे उनके मध्य में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। वो सारे के सारे परीक्षण मैं एक साथ लेके आया हूं। तो रासायनिक परीक्षण में हमारे पहला परीक्षण आता है, हमारे जो रसायन विज्ञान है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें अगर हम बायोमोलिक्यूल को अगर हटा दें अपने जैव अणु को तो बचते हैं हमारे 4 चैप्टर, जिसमें हेलोएल्केन, हेलोएरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन। इतने टॉपिक हमारे रसायन विज्ञान में। तो इन्हीं केमिकल्स, इन्हीं रसायन के मध्य में अंतर कैसे स्पष्ट किया जाता है वो हम रासायनिक परीक्षण से देखते हैं। जैसे हमारा पहला टॉपिक आता है हेलोएल्केन तथा हेलोएरीन। तो कैसे हम लैब में पहचानेंगे कि हेलोएल्केन क्या है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम हेलोएरीन को आइडेंटिफाई करेंगे, इन दोनों के मध्य में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, ये हमें बताता है रासायनिक परीक्षण। तो कम से कम 9 से 10 परीक्षण हमारे सिलेबस में हैं, तो एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। पहला टेस्ट हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन तथा हेलोएरीन के मध्य, जो हेलोएल्केन और हेलोएरीन को अंतर स्पष्ट करेगा। अगला आता है अल्कोहल तथा फिनॉल, इन दोनों के मध्य में अंतर स्पष्ट करने वाला। तीसरा टॉपिक हमारा अल्कोहल का आता है, क्योंकि हमें पता है अल्कोहल हमारे 3 होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल तथा तृतीयक अल्कोहल। इन तीनों अल्कोहल को डिफरेंशिएट इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके के परीक्षण होते हैं, जिसमें ल्यूकास परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण और ऑक्सीकरण परीक्षण हमारा आता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद आइडोफॉर्म परीक्षण आता है। आइडोफॉर्म परीक्षण हमारा ये इंपॉर्टेंट परीक्षण है, क्योंकि ये CH3 समूह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए काम आता है आइडोफॉर्म परीक्षण। उसके बाद टोलेन परीक्षण, फेलिंग परीक्षण और सिप क्षार परीक्षण। उसके अलावा एक डीएनपी परीक्षण है। ये चारों के चारों परीक्षण हमारे एल्डिहाइड तथा कीटोन टॉपिक से संबंधित है। इसके बाद लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण, हिंसबर्ग परीक्षण और आइसोसाइनाइड परीक्षण, ये तीनों परीक्षण हमारे एमीन टॉपिक से रिलेटेड है। तो जितने भी रासायनिक परीक्षण है जो अलग अलग रसायन के मध्य में अंतर स्पष्ट करते हैं, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। आइए पहले परीक्षण की तरफ जाते हैं, जो है हेलोएल्केन तथा हेलोएरीन के मध्य। ठीक है, तो इस परीक्षण के लिए देखो, हेलोएल्केन हमारा होता है चेन के साथ हेलोजन का जुड़ना, हेलोएरीन होता है हमारा रिंग के साथ हेलोजन का जुड़ना, यानी जब बेंजीन वलय में हेलोजन को जोड़ा जाता है, ये हमारा हेलोएरीन है और ये हमारा हेलोएल्केन है। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ। अब देखो इसमें थोड़ा सा स्पष्ट कर लेता हूं कि 8 क्या होता है, आइट क्या होता है और आइट क्या होता है। इन तीनों को, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखो 8 आइट और आइट क्या होता है। जैसे हमने बोला सल्फेट तो SO4 2 नेगेटिव है, जैसे हमने बोला सल्फाइड तो वो SO3 2 नेगेटिव है, जैसे हमने बोला सल्फाइड तो S2 नेगेटिव है। तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको देखते हैं। देखो यहां अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालें किसकी, सल्फर की, तो निकल के आती है +6। यहां सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आती है +4 और यहां सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है कितनी, -2। देखो जब सल्फर हो या कोई भी एटम है, जैसे हम नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन -3, NO2 -1 और NO3 -1। अब इनको देखना एक बार, यहां पर देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 5 आती है, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 3 आती है और यहां पर नाइट्रोजन अकेला है। जब भी कोई तत्व अकेला होता है, यानी कि अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है, तो ऐसे में उस पे लगाते हैं आइड, इसको बोलेंगे सल्फाइड और इसको बोलेंगे नाइट्राइड। अब जब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निम्न होती है, जैसे यहां पर +3 है और यहां पर +4 है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +6 और +5, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हम उसको बोलते हैं 8, जैसे इसको बोलेंगे सल्फेट और इसको बोलेंगे नाइट्रेट। ऐसे निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हम बोलेंगे इसको सल्फाइड और इसको बोलेंगे नाइट्राइड। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं हम 8 आइट और आइट को। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। हमने अलग करना था किसको, हेलोएल्केन और हेलोएरीन को डिफरेंशिएट करते हैं, इन दोनों के मध्य में अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे। तो दोनों की अभिक्रिया करा दी हमने किसके साथ, AgNO3 के साथ, और यहां पर अल्कोहलिक प्रेजेंस होती है, यानी कि C2H5 की उपस्थिति। ठीक है, तो किसी भी अल्कोहल की प्रेजेंस में अगर AgNO3 बोले तो सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया अगर कराई जाती है हेलोएल्केन और हेलोएरीन के साथ, तो देखिए हेलोएरीन में हमें पता है ना अनुनाद होता है, अनुनाद मिलता है, तो अनुनाद के कारण यहां पर द्विबंध प्रकृति आ जाती है, जिस कारण हेलोजन का यहां से निकल पाना संभव नहीं है। इसीलिए AgNO3 हेलोएरीन में कोई अभिक्रिया नहीं देता है। लेकिन वही बात करें हम किसकी, हेलोएल्केन की, तो देखिए हेलोएल्केन में क्या होता है, सबसे पहले ये हेलोजन Ag के साथ मिलकर, जैसे यहां पर मान लो हेलोजन है अपना Cl, तो Cl और Ag आपस में मिलकर क्या बाहर कर देंगे, AgCl, और ये दोनों आपस में मिलकर व्हाइट कलर का क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, बोले तो अवक्षेप बनाते हैं। तो इतने से समझ जाओगे, अगर कोई अवक्षेप बना रहा है AgNO3 के साथ रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके कोई अवक्षेप तैयार कर रहा है, तो वो क्या होगा, हेलोएल्केन, और जो अभिक्रिया नहीं कर रहा है वो क्या होता है, हेलोएरीन।
एरिन। अभिक्रिया क्यों नहीं कर रहा, मैंने रीजन आपको बता दिया कि यहाँ पर अनुनाद मिलता है, अनुनाद के कारण द्विबंध प्रकृति आ जाती है, जिस कारण हैलोजन का यहाँ से निकल पाना संभव नहीं है। तो इस तरीके से हम दोनों को अंतर स्पष्ट दोनों में कर सकते हैं कि किसे हम हेलोएल्कीन कहेंगे, किसे हम हेलोएरिन कहेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। दूसरा आता है हमारा अल्कोहल तथा फिनॉल के मध्य अंतर। अब इन दोनों को कैसे हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं इसमें, देखो इसके लिए ना सबसे पहला और सबसे बेसिक परीक्षण होता है कि हम लिटमस पेपर लें और फिनॉल और अल्कोहल दोनों में लिटमस पेपर को डाल दें। जैसे तुम फिनॉल में लिटमस पेपर डालोगे तो फिनॉल में लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, लाल। और हमें बताया अगर लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, एक अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। वहीं अगर तुम अल्कोहल की बात करोगे ना तो लिटमस पेपर का अल्कोहल में अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब लिटमस अपना कलर चेंज नहीं करता है। तो इस लिटमस परीक्षण से ही हम तय कर सकते हैं कि कौन अल्कोहल होगा और कौन फिनॉल होगा। लेकिन अगर टेस्ट की बात करें तो सबसे परफेक्ट टेस्ट यहाँ पर होता है अंतर अगर हम स्पष्ट करें अभिक्रिया से, तो देखिए ये हमारा है CH3 CH2OH और फिनॉल है हमारा बेंजीन रिंग के साथ अगर हम जोड़ दें क्या OH। दोनों की अभिक्रिया में करा देता हूं जलीय Br2 के साथ, यानी एक्वस Br2 और वाटर। जलीय Br2 का मतलब हो गया Br2 और वाटर, ठीक है। अब इसके साथ अगर अभिक्रिया कराओगे तो यहां कोई अभिक्रिया नहीं होती, Br2S2 अल्कोहल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता। वही Br2S2 अगर किसके साथ अभिक्रिया करता है, फिनॉल के साथ, तो मेन पोजीशन जो मुख्य स्थिति होती है यहां पर तो OH जुड़ेगा, इसके ऑर्थो, इसके स्थिति के पैरा और इससे ऑर्थो, इन तीनों पोजीशंस पे, इन तीनों स्थिति पर ब्रोमीन जुड़ जाता है और कंपाउंड बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये अवक्षेप अगर हमारा तैयार होता है तो इसका मतलब हमने अभिक्रिया किससे कराई है, फिनॉल से। फिनॉल ये अभिक्रिया करके अवक्षेप तैयार करेगा। लेकिन वही अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ये कोई अभिक्रिया नहीं देगा। तो इस परीक्षण से हम तय कर सकते हैं कौन हमारा अल्कोहल है, कौन हमारा फिनॉल है। उसके अलावा मैंने बताया सबसे आसान होता है कि लिटमस परीक्षण हम इसमें कर लें। लिटमस का कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हम उस लिटमस पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हम उसको अल्कोहल में डालते हैं, और लिटमस को अगर हम फिनॉल में डिप करते हैं तो फिनॉल लिटमस के कलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि फिनॉल एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला परीक्षण आता है हमारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों अल्कोहलों के मध्य अंतर स्पष्ट करना। तो इसमें हमारे 3 परीक्षण है, ल्यूकास परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो मैं शुरुआत करता हूं ऑक्सीकरण अभिक्रिया से। तो देखो प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन से अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। ऐसे जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, जैसे इससे OH जुड़ा है, ये 2 कार्बनों से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन अगर 3 अतिरिक्त कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। अब ऑक्सीकरण में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डालते हैं। हम इसमें कोई ऑक्सीकारक डालेंगे, जैसे मैं इसमें डाल रहा हूं KMnO4, ठीक है। इसमें क्षारीय KMnO4 को मैं डाल रहा हूं, ठीक है। यहां पर भी मैं क्षारीय KMnO4 लूंगा और यहां पर भी मैं क्षारीय KMnO4 लूंगा। देखो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल को अंतर इनमें स्पष्ट करने के लिए हमारे पास 3 परीक्षण है, जिसमें से पहला परीक्षण या ऑक्सीकरण परीक्षण है। देखो KMnO4 ऑक्सीकरण करता है, प्राथमिक अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करेगा तो जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा वो होगा एल्डिहाइड। जो उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें अपने द्वितीयक अल्कोहल की, द्वितीयक अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो होता है कीटोन CH3COCH3। और तृतीयक अल्कोहल अगर KMnO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। इसके पीछे रीजन क्या है सुनना। देखो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है हम उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, जिसमें भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। उसका ऑक्सीकरण तभी संभव है जब अल्फा कार्बन में एक अतिरिक्त हाइड्रोजन जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीकरण संभव है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीकरण संभव है। लेकिन इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण KMnO4 इसका ऑक्सीकरण नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो एल्डिहाइड का निर्माण कर रहा है वो प्राथमिक अल्कोहल होगा, जो कीटोन का निर्माण कर रहा है वो द्वितीयक अल्कोहल होगा, तथा जो कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा वो हमारा तृतीयक अल्कोहल होगा। तो ये तो था ऑक्सीकरण परीक्षण, जिससे हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया करके ये तय किया कि 1 डिग्री अल्कोहल कौन है, 2 डिग्री अल्कोहल कौन है और 3 डिग्री अल्कोहल कौन है।
इसके बाद हम अपनी अगले परीक्षण की तरफ चलते हैं, जिसको हमने ल्यूकास परीक्षण कहा। यह भी तय करता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे इनमें अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। तो ल्यूकास परीक्षण में फिर से हमने लेना होगा 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH, हमने लिया 2 डिग्री अल्कोहल CH3CH CH3OH और हमने लिया 3 डिग्री अल्कोहल CH3C CH3CH3OH। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एक बार इनके व्यवहार को जानते हैं। देखो, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन को हमने कैसा जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह हमारा OH जुड़ा है उसको हमने बोल दिया अल्फा कार्बन। अब जरा देखना इधर, इस अल्फा कार्बन में एक डोनर जुड़ा है। CH3 एक डोनर का काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, जो इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ शिफ्ट करता है। ऐसे यहां पर दाता समूह कितने जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। और इसी प्रकार 3 डिग्री में हमारे पास 3 दाता समूह जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3। यहां कुल मिलाकर 3 दाता समूह पर उपस्थित है। यानी इस कार्बन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होने वाला है, क्योंकि 3 जगह से इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सबसे ज्यादा इस कार्बन के पास होगा। तो ये कार्बन क्या करता है, अपने ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और यहां से OH तुरंत बाहर हो जाता है। क्योंकि अब देखो, अगर इतना ही इलेक्ट्रॉन घनत्व इस कार्बन के पास भी होता तो ये भी इन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को दे देता और OH बाहर हो जाता। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इस कार्बन के पास है, इसलिए O और कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहां पर हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, ये OH तुरंत बाहर हो जाता है। यानी 3 डिग्री OH को सबसे पहले मुक्त करता है, इसलिए 3 डिग्री एक क्षार की भांति कार्य करता है और 2 डिग्री इससे कम क्षारीय और 1 डिग्री सबसे कम क्षारीय होता है। ठीक है, अब अगर हमने यहां पर से OH को हटाना है तो हम यूज करते हैं यहां पर ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक को यूज करते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक होता है निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से अभिक्रिया कराना। निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से अभिक्रिया कराना। इस निर्जलीय ZnCl2 HCl इसी को बोला जाता है ल्यूकास अभिकर्मक। अब देखो, हमें पता है ना, यहां से OH को निकालना आसान है, तो OH हटेगा, इसकी जगह Cl आकर जुड़ेगा, यानी उत्पाद जो बनकर तैयार होगा CH3C CH3 CH3 और Cl होगा। ये H और OH मिलकर H2O को बाहर करेंगे। अब देखो, यहां से OH आसानी से निकल जा रहा था क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सबसे ज्यादा है। इसीलिए जैसे ही ZnCl2 HCl इससे अभिक्रिया करते हैं तो पूरा का पूरा विलयन तुरंत क्या हो जाता है, कुछ ही समय में सफेद अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन 2 डिग्री में रिएक्शन थोड़ी देर से होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या है, कम है, तो OH थोड़ी देर से निकलेगा। तो जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है अपना CH3CH, इधर पर जुड़ जाएगा Cl, तो ये 2 से 5 मिनट के बाद अपने विलयन को किस में कन्वर्ट करता है, सफेद अवक्षेप में कन्वर्ट करता है। अब देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सबसे कम है, यहां पर एक ही दाता परमाणु जुड़ा हुआ है, एक ही दाता समूह जुड़ा हुआ है, तो OH का निकलना यहां से काफी देर से OH निकलता है और कई बार तो हमें हीट देनी पड़ती है, इसको गर्म करना पड़ता है विलयन को, तब जाकर OH यहां से निकलता है और बनकर तैयार होता है CH3CH2Cl। यानी कि ऊर्जा देने के बाद, ऊष्मा देने के बाद यहां पर सफेद अवक्षेप हमें प्राप्त होगा, तो वो कौन होगा, 1 डिग्री। यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कराने पर जो तुरंत मिलाते ही सफेद अवक्षेप दे दे वो 3 डिग्री, जो 2 से 5 मिनट में सफेद अवक्षेप देगा वो 2 डिग्री, और जो अवक्षेप देगा लेकिन उसको गर्म करने के बाद अवक्षेप देगा वो होगा हमारा 1 डिग्री। इस तरीके से हम ल्यूकास अभिकर्मक से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी आता है हमारा विक्टर मेयर परीक्षण। ये परीक्षण भी हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को के मध्य अंतर स्पष्ट करने के काम आता है। यह जो अपना विक्टर मेयर टेस्ट है, ये रंग के द्वारा बताता है कि कौन 1 डिग्री अल्कोहल होगा, कौन 2 डिग्री अल्कोहल होगा और कौन 3 डिग्री अल्कोहल होगा। देखो, तीनों में अभी OH ग्रुप जुड़ा है। सबसे पहले मैं इसकी अभिक्रिया कराता हूं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में I2 के साथ। देखो, I2 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो OH हटेगा, इसकी जगह हेलोजन ग्रुप आकर जुड़ेगा, यहां बन जाएगा CH3CH2I। ऐसे यहां से भी OH हटेगा, वही लाल फास्फोरस के साथ, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में I2 के साथ अभिक्रिया, OH हटेगा, क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, CH3CH CH3 हेलोजन जुड़ जाएगा। और सेम अभिक्रिया यहां पर भी होगी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में I2 से अभिक्रिया, OH हटेगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। यह अभिक्रिया सबसे आसान है, हेलोकेन में भी हमने इस अभिक्रिया को पढ़ा हुआ है, ठीक है ना।
अच्छा, जब आई आ जाता है इसके बाद हम अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3। ऐसे यहां भी अभिक्रिया कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3, ऐसे यहां भी अभिक्रिया कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3। अभी मैंने फर्स्ट रिएक्शन तुम्हें पढ़ाई थी कि हेलोअल्केन हेलोएरिन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे उनमें अंतर स्पष्ट किया जाता है, तो वहां पर हमने इसी सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया था। तो अब क्या होगा, AgI क्या हो जाएगा बाहर और इसकी जगह NO3 ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 NO3। ऐसे यहां बन जाएगा CH3 CH CH3 NO3। ऐसे यहां जुड़ जाएगा CH3 C CH3 CH3 NO3। अब AgNO3 से अभिक्रिया कराने के बाद अगली अभिक्रिया होती है हमारी नाइट्रस एसिड, बोले तो HONO से अभिक्रिया, होनो नाइट्रस एसिड, जैसे ना नाइट्रिक होता है ना HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्योंकि वहां पर भी हायर वैलेंसी है तो नाइट्रिक ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होगी तो नाइट्रिक इक लगता है, और अगर ऑक्सीकरण अवस्था निम्न होती है तो अस लगता है नाइट्रस एसिड। तो HNO2 को बोलते हैं हम क्या, नाइट्रस एसिड। अब जैसे नाइट्रस एसिड हम इसमें डालते हैं तो नाइट्रस एसिड क्या करता है, देखो जिसमें ग्रुप जुड़ा है उसको देखना, उस कार्बन को, यहां H2 है, यहां से O ले लिया हमने, ठीक है, क्या बार हो गया H2O, बची हुई चीज को जोड़ दो, क्या बना CH3C, C के साथ कौन था NO3, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा हमारा N, N के साथ बचा कौन OH। ऐसे यहां देखना, यहां पर H है, यहां से OH दे दिया, क्या बार हो गया H2O, क्या बचा CH3C CH3 NO3। अच्छा, इस CH3 को ऊपर लिख देता हूं CH3, और बची हुई चीज जुड़ जाएगी, देखो क्या बचा NO, N डबल बॉन्ड O। अब लास्ट में क्या है कि इस कार्बन के बाद फिर से अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब आखिरी स्टेप आता है, हम इसमें कोई एक बेस डाल दें, जैसे मैं डाल देता हूं KOH, यहां भी बेस डाल देता हूं KOH, यहां भी बेस डाल देता हूं क्या KOH। तो यहां तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कलरलेस रहता है, रंगहीन रहेगा, ये विलेन कैसा रहेगा रंगहीन, यहां कलर आ जाएगा नीला और यहां कलर आ जाएगा लाल। तो जहां लाल रंग मिलता है वो हमारा प्राथमिक अल्कोहल, जहां हमें नीला रंग मिलता है वो हमारा द्वितीयक अल्कोहल, और जहां हमें कोई रंग नहीं मिलता वो हमारा तृतीयक अल्कोहल होता है। इस तरीके से विक्टर मेयर परीक्षण से हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक और कौन तृतीयक। तो अल्कोहल की बात करें तो हमने कुल मिलाकर 3 परीक्षण यहां पर देखे। सबसे पहला ऑक्सीकरण टेस्ट, जिसमें प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन में परिवर्तित होता है, और तृतीयक अल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं करता। फिर हमने ल्यूकास परीक्षण देखा, जिसमें हमने देखा कि 3 डिग्री जो हमारा तृतीयक अल्कोहल है वो बहुत आसानी से OH को हटा देता है, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है, तो OH निकलना यहां से आसान होता है, इसीलिए तुरंत सफेद अवक्षेप जो तैयार करता है वो तृतीयक, 2 से 5 मिनट में सफेद अवक्षेप तैयार करेगा वो द्वितीयक, और गर्म करने के बाद जो अवक्षेप को तैयार करता है वो प्राथमिक अल्कोहल होता है। और रंग के आधार पर हमने विक्टर मेयर परीक्षण देखा, जिसमें लाल रंग वाला हमारा प्राथमिक अल्कोहल, नीले रंग वाला हमारा द्वितीयक अल्कोहल, और रंगहीन जो कोई रंग नहीं देता वो हमारा तृतीयक अल्कोहल होता है। तो ये था अल्कोहल में अंतर स्पष्ट हमने किया। इसके बाद चलते हैं हम अपने आइडोफॉर्म परीक्षण में। आइडोफॉर्म परीक्षण क्या करता है, देखो ये CH3 मिथाइल ग्रुप की उपस्थिति को कंफर्म कराता है, यानी कि इस अभिक्रिया, पहले तो ये परीक्षण देता कौन है हम कैसे पहचानेंगे, जिस किसी समूह में, जिस किसी भी कंपाउंड में, जिस किसी यौगिक में CH3C डबल बॉन्ड O या फिर CH3COH, इस तरह का अगर तुम्हें कहीं पर भी क्रियात्मक समूह दिखे, या तो ये दिखे या फिर ये दिखे, तो वहीं पर आइडोफॉर्म परीक्षण होता है, वहीं पर हम आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं, वहीं ये आइडोफॉर्म अभिक्रिया संभव है। ठीक है, या तो CH3C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप तुम्हें दिखना चाहिए मिथाइल ग्रुप के साथ, मिथाइल समूह के साथ, या अल्कोहलिक ग्रुप दिखना चाहिए। देखो मैथिल ग्रुप दिखना बहुत जरूरी है, अगर मैथिल ग्रुप उपस्थित नहीं है तो वहां पर आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं होगा। जैसे एसीटोन की अगर मैं बात करूं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और यही अगर मैं बात करूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो CH2 CH3, अब इधर देखना, ये C डबल बॉन्ड हुआ है और इसके दोनों तरफ कौन है, मिथाइल ग्रुप है, यानी कि याला क्रियात्मक समूह मुझे यहां पर दिख रहा है, मिथाइल भी दिख रहा है, उसके बगल में C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। लेकिन इधर देखो C डबल बॉन्ड O है, पर उसके न इस तरफ न उस तरफ कहीं पर भी मुझे मिथाइल ग्रुप नहीं दिख रहा, तो आइडोफॉर्म परीक्षण ये नहीं देगा, आइडोफॉर्म परीक्षण ये देगा। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमें ये पता लगाना होता है कहां पर आइडोफॉर्म परीक्षण होगा, कहां पर आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं होगा। अब आइडोफॉर्म परीक्षण समझ गए ना इतना, कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कहां आइडोफॉर्म परीक्षण होना है, कहां आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं होना है। देखो मिथाइल ग्रुप के साथ कार्बोनिल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप के साथ अल्कोहलिक ग्रुप, ये दो दिखने बहुत जरूरी है।
अब होता क्या हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देखते हैं। देखो जैसे हमारे पास है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब हाइड्रोफॉर्म में अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ, I2 और NaOH के साथ। देखो परीक्षण बहुत आसान है। देखो कैसे सीखेंगे इसको, ट्रिक देखना कैसे सीखेंगे। जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन में है, उस कार्बन को तो तुम हाइड्रोफॉर्म में परिवर्तित कर दो, CH(I3). इस कार्बन को मैंने हाइड्रोफॉर्म में परिवर्तित कर दिया। अब कितने कार्बन बचे मेरे पास, 2 कार्बन बचे, तो 2 कार्बन का मैं बना दूंगा यहां पर लवण CH3COONA। 2 कार्बन का मैंने बना दिया लवण। अब बची हुई चीज क्या बची, देखो सोडियम के साथ I एक बन सकता है अपना क्या, NaI, और साथ में बाहर हो जाता है क्या, H2O। ठीक है ना, इस तरीके से हम इस अभिक्रिया को करते हैं। जैसे एक और अभिक्रिया देख लेते हैं, जैसे ये CH3 CH2 COH H CH2 CH3। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसमें हाइड्रोफॉर्म परीक्षण संभव है। देखो OH तो मुझे दिख रहा है, लेकिन इधर ना उधर कहीं पर भी मुझे मिथाइल ग्रुप नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यहां पर हाइड्रोफॉर्म परीक्षण संभव नहीं है। लेकिन अब इसको देखना, अगले कंपाउंड को देखो, अगले यौगिक को देखना, CH3COH H CH3। क्या इसका हाइड्रोफॉर्म परीक्षण संभव है? हाँ है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप भी है और बगल में क्या जुड़ा हुआ है, OH। फिर से अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, I2 और NaOH के साथ। अब देखो मैंने कहा था ना, जिस कार्बन में ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को तो हाइड्रोफॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, CHI3 हाइड्रोफॉर्म में बदल दिया। कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन का फिर से बना देंगे सॉल्ट, लवण बना देंगे CH3COONA, और साथ में बाहर कर देंगे NaI और H2O। फिर अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे, तो ये होता है अपना हाइड्रोफॉर्म परीक्षण। ठीक है ना, तो अगले परीक्षण की तरफ चलते हैं। हाइड्रोफॉर्म में समझ आया ना कि मिथाइल ग्रुप उपस्थित होना जरूरी है। तो अब आता है हमारा अगला परीक्षण, टॉलेन परीक्षण। टॉलेन परीक्षण हमारा काम आता है किसके लिए, एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए, इन दोनों को अलग करने के लिए, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कि कौन एल्डिहाइड होगा कौन कीटोन होगा। ठीक है, तो टॉलेन परीक्षण क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCOH और कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR। ठीक है, तो एल्डिहाइड ये परीक्षण देता है, लेकिन कीटोन ये परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, अब परीक्षण होता है, देखो सिंपल सा है कि टॉलेन परीक्षण हमें एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों में अंतर स्पष्ट कराता है। टॉलेन परीक्षण देता है कौन, एल्डिहाइड, कौन नहीं देता, कीटोन। एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर रजत दर्पण का निर्माण करता है। टेस्ट ट्यूब में अगर तुम इस टेस्ट को करते हो ना, तो टेस्ट ट्यूब में लेयर आ जाती है, सिल्वर की लेयर आ जाती है, रजत दर्पण बनता है। सिल्वर को ही हम क्या बोलते हैं, रजत, तो उसका सिल्वर मिरर बनता है, रजत दर्पण बनता है। ठीक है ना, तो अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो देखा ना, कीटोन नहीं देता है अभिक्रिया, कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड कैसा ही भी हो, वो अपना एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, मतलब चेन के साथ जुड़ा हो, या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, रिंग के साथ जुड़ा हो। ठीक है, तो अभिक्रिया में हम अभिकर्मक लेंगे कौन सा, टॉलेन अभिकर्मक, जिसका फॉर्मूला होता है AgNH3 का होल ट्वाइस और साथ में पॉजिटिव चार्ज, बाहर से OH नेगेटिव। अच्छा, इसका अगर IUPAC नेम की बात करें ना, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, डाई एमीन सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी फर्स्ट। ठीक है ना, और बाहर से क्या लग जाएगा हमारा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा, तो जब जैसे हम इसको बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक को डालते हैं हम किसमें, एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और साथ में बनता है क्या, सिल्वर मिरर। Ag का मिरर बनकर तैयार हो जाता है, रजत दर्पण बनके तैयार होता है, और साथ में NH3 गैस बाहर होती है और H2O बाहर होता है। ठीक है, फिर बाकी रिएक्शन को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा टॉलेन परीक्षण, जो एल्डिहाइड देता है और रजत दर्पण का निर्माण करता है, लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं दे पाता। तो इस परीक्षण से हम एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करते हैं, अलग। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा फेलिंग परीक्षण। देखो फेलिंग परीक्षण भी एल्डिहाइड और कीटोन में ही अंतर स्पष्ट करता है, लेकिन फेलिंग परीक्षण में क्या है ना, जैसे हमारा एल्डिहाइड है RCOH और कीटोन है हमारा RCOR, तो कीटोन तो ये टेस्ट नहीं देता, लेकिन एल्डिहाइड में भी 2 तरीके के एल्डिहाइड होते हैं। एक हमारा होता है कौन सा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, और एक होता है हमारा क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारा ये टेस्ट नहीं देता, लेकिन एलिफेटिक जो चेन वाला एल्डिहाइड होता है वो ये टेस्ट देता है। ठीक है ना, तो समझ गए ना बात को, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, और वो कौन सा एल्डिहाइड है, चेन वाला एल्डिहाइड, बोले तो एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो अभिक्रिया सेम वही होगी। देखो अब इसमें ना फेलिंग परीक्षण में फेलिंग
जो अभिकर्मक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं फेलिंग विलियन ए, एक को बोलते हैं फेलिंग विलियन बी। फेलिंग विलियन ए होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। और फेलिंग विलियन बी क्या होता है ना, ये टार्ट्रिक एसिड होता है ना, जो हमारा टार्ट्रिक एसिड, तो उसमें पोटेशियम और सोडियम, इन दोनों मेटल को अगर हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा सोडियम पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, जिसको ना रोचिली सॉल्ट, रोचिली लवण भी बोला जाता है। तो ये दो होते हैं अपने फेलिंग विलियन, इन दोनों को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो फेलिंग अभिकर्मक बनकर तैयार होता है, फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो एक Cu2 पॉजिटिव देता है और साथ में कहता है OH नेगेटिव। ये मिलता है हमें किससे, फेलिंग अभिकर्मक से। फेलिंग अभिकर्मक कितने प्रकार के, दो, फेलिंग विलियन ए, फेलिंग विलियन बी, कॉपर सल्फेट और दूसरा लिख देना सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। अब देखो जैसे एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है फिर से एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है, इसको तो कन्वर्ट कर देता है किसमें, RCOH में, साथ में बनाता है Cu2O। ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का लाल भूरा अवक्षेप, लाल भूरा अवक्षेप होता है। इससे कंफर्म होता है कि हमारा एल्डिहाइड है। कीटोन ये परीक्षण नहीं दे पाता और साथ ही साथ जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो भी ये परीक्षण नहीं देता, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले परीक्षण की तरफ, जिसको बोलते हैं हम सिर्फ क्षार परीक्षण। सिर्फ क्षार परीक्षण भी एल्डिहाइड तथा कीटोन को ही कंफर्म करने के काम आता है। अब सिर्फ क्षार परीक्षण में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एल्डिहाइड हो या हमारे पास कीटोन हो, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ, RNH2, बोले तो प्राइमरी अमाइन, प्राथमिक अमाइन के साथ। देखो जैसे अभिक्रिया कराओगे यहां से O और यहां से H2, क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। देखो ये कौन सी अभिक्रिया है ना, जो एल्डिहाइड कीटोन की जब हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं तो उसमें है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया, जिसमें H2O का मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर होता है, जिसमें हमारा ऑक्सिजन बनता है ना, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बनता है, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजोन बनता है, ठीक है। DNP भी वहीं पर आता है और अपना ये यूरोट्रोपिन बनाते हैं वो भी उधर ही पर आता है, वो सारी अभिक्रियाएं उसमें थी, ठीक है। तो H2O बाहर हो गया, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, N के साथ क्या जुड़ जाएगा, R, इसी को बोलते हैं सिर्फ क्षार। यही होता है अपना क्या, सिर्फ क्षार। और सिर्फ क्षार का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक गुलाबी कलर होता है इसका, ठीक है। अब करने का क्या, इस पर हमने डालनी है SO2 गैस। जैसे तुम इसमें SO2 गैस डालोगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, रंगहीन। अब रंगहीन विलयन में तुमने जो भी तुम्हें नमूना दिया हुआ है, जो भी सैंपल तुम्हें दिया हुआ है, अब हमें पता लगाना है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो इसको पकड़ेंगे और इसको रंगहीन विलयन में डाल देंगे। अगर विलयन वापस से गुलाबी हो गया तो हम कहेंगे कि जो नमूना हमें दिया है, जो सैंपल हमें दिया है, वो पक्का कौन होगा, एल्डिहाइड। और अगर वो रंगहीन का रंगहीन ही रहता है तो इसका मतलब जो सैंपल हमें दिया हुआ है वो किसका है, कीटोन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्षार को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इससे भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जहां पर भी क्षार का निर्माण हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो भी कार्बोनिल समूह है अपना, C डबल बॉन्ड हो, तुम्हें पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, बहुत सारी जगह पर कीटोन, एल्डिहाइड, ये सबके सब में कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। लेकिन जो सिर्फ क्षार का निर्माण कर रहा है वो कार्बोनिल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ये भी कंफर्म होता है। उसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन को अगर कंफर्म करना है तो इस तरीके से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना एमीन से रिलेटेड अपने कुछ परीक्षण आते हैं जो एमीन से संबंधित है, जिसमें पहला आता है ना लिबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। लिबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण ना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों एमीन को डिफरेंशिएट करने के काम आता है, तीनों में अंतर स्पष्ट करता है। पहले तीनों को समझते हैं। देखो अच्छा, नाइट्रोजन के साथ अगर ना तीनों जगह से कार्बन चेन जुड़ी है, इसको बोलते हैं तृतीयक एमीन। ऐसे नाइट्रोजन के साथ अगर दो जगह से कार्बन की चेन जुड़ी है, एक हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं क्या, द्वितीयक एमीन। और अगर केवल RNH2 को बोलते हैं हम क्या, प्राथमिक एमीन। यानी N केवल एक चेन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, N 2 कार्बनों से जुड़ा है तो 2 डिग्री, N 3 कार्बनों से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ये होता है अपना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। अब नाइट्रोसो, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट क्या होता है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक एमीन की, बोले तो RNH2 की, और इसकी अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रस एसिड, जिसको हम बोलते हैं होनो, ठीक है ना, किससे कराएंगे, होनो, NaNO2 को HCl, ठीक है, लो टेम्परेचर पर करो तो होनो बनता है, ठीक है। देखो तो होनो की अभिक्रिया जब हम प्राथमिक अमाइन से कराएंगे तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो। देखो अभिक्रिया को कैसे समझोगे, देखो ये कटा, ये कटा, देखो होनो लिखना है ना, HONO, क्या बाहर H2O, क्या बाहर N2 गैस, OH यहां पर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा ROH। तो नाइट्रस एसिड से अभिक्रिया करके, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके जो अल्कोहल का निर्माण करता है उसको बोला जाता है प्राथमिक एमीन, ठीक है ना। अब ऐसे अगर मैं बात करूं किसकी, द्वितीयक एमीन की, यानी
NRH की, और इसकी अभिक्रिया भी करा दूं मैं किसके साथ, होनो, बोले तो नाइट्रस अम्ल के साथ NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। देखो क्या होगा अगर मैं इससे अभिक्रिया कराता हूं, देखो यहां से H यहां से OH, फिर से क्या बाहर हो जाएगा H2O, और बची हुई चीज आपस में जुड़ेंगी। देखो क्या जुड़ेगा R N के साथ R ऐसा ही रहेगा। अब क्या बच गया, देखो यहां से N और यहां से O, तो जुड़ जाएगा N के साथ जुड़ जाएगा O। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोएमीन। इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रोसोएमीन। ठीक है। तो जो अल्कोहल का निर्माण करता है वो प्राथमिक एमीन, जो नाइट्रोसोएमीन का निर्माण करता है वो द्वितीयक एमीन। अब ऐसे अब तृतीयक एमीन की तरफ चलते हैं। ये है R3N, ये अपना तृतीयक एमीन हो गया। इसकी अभिक्रिया अगर मैं किससे कराता हूं, होनो के साथ, तो क्या होगा सुनना। जैसे इसकी अभिक्रिया में नाइट्रस एसिड के साथ कराऊंगा NaNO2 और HCl, देखना देखो क्या होता है, यहां से R और यहां से OH, एक तो बनता है अल्कोहल ROH, और बची हुई चीज आपस में जुड़ेगी। क्या बचे, आप देखो 2 R बचे, एक N एक O, 2 R एक N फिर एक और N फिर O, यानी कि ना देखो केवल अगर अल्कोहल बन रहा है होनो से रिएक्शन करके तो प्राथमिक एमीन, केवल नाइट्रोसोएमीन बन रहा है तो वो द्वितीयक एमीन, अल्कोहल तथा नाइट्रोसोएमीन दोनों का मिक्सचर अगर तुम्हें मिल रहा है तो वो तृतीयक एमीन। इसको बोलते हैं लाइबरमैन परीक्षण, जिससे हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों एमीन को आपस में, इन तीनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। समझ रहा है ना। देखो प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया करके केवल अल्कोहल बनेगा, द्वितीयक एमीन से अगर नाइट्रोसोएमीन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोसोएमीन। ऐसे होनो की अभिक्रिया अगर तृतीयक से करेंगे तो इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, अल्कोहल भी बनेगा नाइट्रोसोएमीन भी बनेगा, इसको बोलते हैं तृतीयक एमीन। ठीक है ना। तो लाइबरमैन टेस्ट हमें समझ में आया। इसके बाद एमीन को ही डिफरेंशिएट करने के लिए, एमीन को ही अलग करने के लिए आता है हिंसबर्ग परीक्षण। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है हिंसबर्ग परीक्षण। ठीक है, तो हिंसबर्ग परीक्षण क्या होता है सुनना। अब इसमें भी प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक तीनों एमीन को क्या करते हैं हम, इन तीनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला हमने हिंसबर्ग अभिकर्मक लेना है। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ सल्फर डबल बॉन्ड O और सामने क्या Cl, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, इसकी अभिक्रिया सबसे पहले कराएंगे हम किसके साथ, प्राथमिक एमीन के साथ। प्राथमिक एमीन हो गया RNH2, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं RNH2। अब देखो साफ दिखाई दे रहा है, यहां से Cl और यहां से H, क्या बाहर हो गया HCl। जैसे HCl बाहर होगा तो अब क्या बचेगा, देखो अब मैं रिंग को PH से डिनोट कर देता हूं। रिंग के साथ सल्फर डबल बॉन्ड O और यहां जुड़ जाएगा N के साथ H और साथ में कौन R। तो इस पे फिलहाल कोई चार्ज नहीं है ना, मतलब ये एक अध्रुवीय यौगिक है, और अध्रुवीय यौगिक पानी में नहीं घुलते, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक अघुलनशील लवण है। मेरे पास एक अघुलनशील लवण है जो पानी में नहीं घुल सकता। लेकिन अगर इसकी अभिक्रिया में कराता हूं आगे KOH के साथ, हमें पता है QH टूटता है K पॉजिटिव OH नेगेटिव में, OH और H क्या बाहर कर देंगे एक दूसरे से मिलकर, OH और H, ये देखो ये H ये OH, क्या बाहर हो गया H2O, K यहां पर आकर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा PH सल्फर डबल बॉन्ड O, यहां पर नाइट्रोजन में आ जाएगा चार्ज के साथ नेगेटिव, इससे जुड़ जाएगा K पॉजिटिव, बाकी R अपनी जगह पर। अब जरा इसको देखना, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज भी है, इसका मतलब यहाँ पर ध्रुवता आ चुकी है। ये एक ध्रुवीय यौगिक है, और हमें पता है ध्रुवीय यौगिक पानी में क्या होते हैं, घुलनशील। तो ये बना हमारा एक घुलनशील लवण। ठीक है, तो ऐसे देखो ऐसे एमीन जो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके अघुलनशील और घुलनशील दोनों तरीके के लवण का निर्माण करते हैं, वो होते हैं प्राथमिक एमीन। अब ऐसे इसी हिंसबर्ग अभिकर्मक को लेके चलते हैं। देखो रिंग को मैं लिख दे रहा हूं PH सल्फर डबल बॉन्ड O और Cl, ये मेरा हिंसबर्ग अभिकर्मक है। अब मैं अभिक्रिया करा रहा हूं इसकी द्वितीयक एमीन से, जिसमें 2 कार्बन की चेन जुड़ती है। अब देखो जैसे द्वितीयक एमीन से अभिक्रिया कराऊंगा H और Cl, क्या बाहर हो गया HCl। ठीक है, बची हुई चीज आपस में जुड़ जाएगी, क्या बच गया PH सल्फर, इसके साथ डबल बॉन्ड O N के साथ R और अभी साफ दिख रहा है हमें कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो मैं कह सकता हूं ये भी एक अघुलनशील लवण है। और अगर मैं अब इसकी रिएक्शन कराऊं आगे KOH के साथ, तो देखो अभी तो ऊपर तो H था, तो H और OH मिलकर H2O को बाहर कर रहे थे। अब इस नाइट्रोजन के पास H नहीं है, तो आगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब जो केवल अघुलनशील लवण का निर्माण करता है उसको बोला जाता है क्या, द्वितीयक एमीन। ठीक है, अब ऐसे चलते हैं तृतीयक की तरफ। फिर से मैं लूंगा PH सल्फर डबल बॉन्ड O Cl और अभिक्रिया करा दूंगा किसके साथ,
3 डिग्री एमीन बोले तो तृतीयक एमीन के साथ, अब यहाँ पर H ही नहीं है जो Cl को रिमूव करे, तो यहाँ पर आगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो हिंसबर्ग परीक्षण कहता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके जो एमीन अघुलनशील तथा घुलनशील, जल में अघुलनशील जल में घुलनशील दोनों तरीके के लवण का निर्माण करता है, वो होता है अपना प्राथमिक एमीन। जो केवल अघुलनशील लवण का निर्माण करेगा वो होगा द्वितीयक एमीन, और जो अभिक्रिया ही नहीं करेगा वो होगा अपना तृतीयक एमीन। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो 10वां हमारा आखिरी परीक्षण आता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। ठीक है, इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण को ना हम लोग कार्बिल एमीन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड परीक्षण में क्या है, इसमें हमने 1 डिग्री अमाइन को हम बचे हुए 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन से क्या करते हैं, अलग करते हैं। यानी कि ये भी एक तरीके का परीक्षण है, किस किस को अलग करने में काम आता है, 1 डिग्री अमीन को 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राथमिक अमीन को अलग करता है द्वितीयक और तृतीयक अमीन से। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या रहती है इसकी, देखो प्राथमिक अमीन लिया हमने CH3 NH2, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसको प्राथमिक अमीन बोलेंगे। अभिक्रिया कराएंगे हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, और साथ में ले लेते हैं हम KOH एक बेस। देखो ना, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसी गैस का निर्माण यहां पर होगा। देखो क्या करने का, कितने Cl है 3, तो हम 3 KOH ले लेंगे। देखना कैसे करेंगे अभिक्रिया को, 3K 3Cl, तो बाहर हो गया क्या 3KCl। ठीक है ना, अब उसके बाद 3 हमारे पास क्या बचते हैं OH, और 3 हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, 2 और एक 3H 3OH, क्या बाहर हो गया 3H2O। अब जो बची हुई चीज है उसको एक साथ लिखते हैं। देखो यहां से बचा CH3, यहां से बचा नाइट्रोजन और सामने से बच गया कौन, कार्बन। तो क्या हो जाएगा CH3 नाइट्रोजन और यहां पर जुड़ जाएगा कार्बन। देखो मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ये वही गैस है जो भोपाल गैस त्रासदी में रिलीज हुई थी। तो इस परीक्षण से हमें पता चलता है कि जो आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है वो प्राथमिक एमीन, और जो आइसोसाइनाइड का निर्माण नहीं कर पाएगा वो या तो द्वितीयक एमीन होगा या तृतीयक। तो ये हमारे कुछ परीक्षण थे जिसमें हमने देखा कैसे हेलोएल्केन हेलोएरीन को, कैसे अल्कोहल फिनॉल को, एल्डिहाइड कीटोन को और एमीन को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम पृथक करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस।